बुल मार्केट करता है और नीचे लाने का काम बियर मार्केट करता है बेसिकली। या यू आर एब्सोल्युटली राइट। जब बायर्स ज्यादा होते हैं सेलर्स से, तो अपना मार्केट बुलिश होता है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं कि मार्केट में तेजी आना। ओके। तो बुल मार्केट बेसिकली वो होता है जब अपना, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक सेकेंड आपको ट्रेडिंग व्यू से दिखाता हूँ। ओके। तो मैं निफ्टी का इंडेक्स खोलता हूँ, इससे समझ में ज़्यादा आसानी से आएगा। मैं एक आर का चार्ट, एक second। शाश्वत, मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ राहुल, विजिबल। ओके। सो अब आप देख सकते हो, आपको क्लियरली दिख रहा होगा इधर से। मैं लाइन चार्ट कर देता हूँ कि जब यहाँ से हम लोग यहाँ का चार्ट देखते हैं, ये है 26 अप्रैल का चार्ट। ओके। और ये है 15 जून का चार्ट। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये मार्केट अप ट्रेंड में है। ओके। सो इसको कहते हैं बुलिश मार्केट, यहाँ पे मार्केट बढ़ा है। ओके। अब हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं, इधर हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ। लैपटॉप हैंग कर रहा है, एक सेकेंड। गाइस, मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है, एक सेकेंड। अरे यार। चलो, तो मैं बताता हूँ कि बियर मार्केट बेसिकली ऐसा होता है जहाँ पे अपना मार्केट नीचे जाता है। ओके। सो व्हाट इज ट्रेंड? कोई बताना चाहेगा कि ट्रेंड क्या होता है? यार, सपोज कोविड एक ट्रेंड है, उसके कारण मार्केट गिर रहा है, वही। एक सेकंड, मैं अपनी स्क्रीन फिर से शेयर करूंगा। 2 सेकंड, आई एम सॉरी, 2 मिनट। It's all right, Raghav. Take your time. हाँ, जब तक राघव अपना स्क्रीन शेयर कर रहा है, सो तब तक कोई शायद कुछ बता रहा था ट्रेंड के बारे में, if he would like to speak. मैं बोल रहा था कि कोविड अभी एक ट्रेंड बन चुका है जिसके कारण मार्केट गिर रहा है, तो वही एग्जांपल दे रहा था। हाँ एग्जैक्टली, सही है वो चीज। लाइक ट्रेंड मतलब वही है। समथिंग जो चले कुछ लंबा टाइम। मूवमेंट। एक सेकंड, मेरी स्क्रीन ठीक हो गई है, 2 सेकंड। हाँ। तो देखो, अब ट्रेंड क्या होता है बेसिकली, जब यहाँ से अगर आप देख रहे हो कि 11 जून को जो अपना बैंक निफ्टी था वो था 35,059 पे। ओके। उसके बाद ये यहाँ तक गया, 34,425 तक। ओके। बेसिकली ये यहाँ तक गया है 34,393 तक। तो इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। ओके। और इसको कहते हैं अप ट्रेंड, जब ये 34,378 से 14 जून से ये आज की तारीख में 34,956 पे है, अप्रोक्स 3,500 पे है। इसको कहते हैं अप ट्रेंड, इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। ओके। और जब एक और चीज आती है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये अप ट्रेंड में है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब इसमें ऐसा कई बार भी ऐसा होता है कि ये बढ़ता है पर घटता है, बढ़ता है घटता है। तो जब भी वो घटता है तो इसको डाउन ट्रेंड नहीं बोलते हैं, इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोई बताना चाहेगा कि ये टर्म क्या होता है कि जब मार्केट थोड़ा ऊपर वो होके नीचे आता है? किसी को पता है कि क्या होता है? साइडवेज। साइडवेज में इसको साइडवेज नहीं, इसको बेसिकली पुल बैक बोलते हैं। कि हाँ, मार्केट ऊपर उठने वाला है बट इट इज, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है। साइडवेज भी बोल सकते हैं बट पुल बैक बोलते हैं इसको इंग्लिश में। मतलब बेसिकली इसका जो टर्म आएगा वो पुल बैक आएगा। ओके।
देन कम्स फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज 52 वीक हाई एंड लो। अब 52 वीक हाई और लो जो होता है वो होता है कि एक साल में कोई भी मैं शेयर उठाता हूँ, जैसे ये आरती ड्रग मैंने उठाया, तो इसमें आप हर एक शेयर में देखोगे कि एक डेज रेंज होती है और एक 52 वीक हाई लो होती है। 52 वीक हाई लो बेसिकली ये होता है कि एक साल में मार्केट मतलब 190 से ये 1026, मतलब इसका 1026 जो गया है, ये एक साल में सबसे हाईएस्ट 1026 को टच करा है, और एक साल में सबसे लोएस्ट जो टच करा है वो है 190.50 को। इसमें एक और टर्म आता है, वो है ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो। वो ये होता है कि जब से शेयर स्टार्ट हुआ है और जब से आज तक की डेट में कितना वो सबसे ज्यादा गया है और कितना कम गया है। ओके, नाउ कम्स लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। कोई बताना चाहेगा कि लॉन्ग पोजीशन क्या होती है, शॉर्ट पोजीशन क्या होती है? ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट बाकी है। हाँ, अपर सर्किट वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरे को लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन बताना है। सो कोई बताना चाहेगा कि लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन क्या होती है? ये फ्यूचर्स में यूज आता है, जब अपन को फ्यूचर में अपन अगर होता है, मतलब कि तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। ओके। सर मतलब इन्वेस्टर ये करता है, प्रेडिक्ट करता है कि इसकी प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, मतलब लॉन्ग पोजीशन मतलब बढ़ेगी और शॉर्ट मतलब कम होगी। या तुम्हारी एक तरीके से बात सही है, बट लॉन्ग पोजीशन बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग कोई शेयर खरीदते हैं, ओके, जब हमको लगता है कि हाँ इसका दाम बढ़ेगा, तो हम लोग लॉन्ग पे होते हैं। व्हेन वी हैव बॉट सम शेयर्स एंड वील सेल इट लेटर, दैट इज बेसिकली नोन एज लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन वो होती है कि जब हमने पहले से ही वी हैव सोल्ड समथिंग एंड वील बाय दैट लेटर एंड रिटर्न इट टू द मार्केट। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पहले चीज बेच दे और बाद में खरीदे। ओके, तो ये दो जगह एप्लीकेबल होती है बेसिकली, एक इंट्राडे में और एक फ्यूचर्स में। अब इंट्राडे ट्रेड वो होती है जिसमें अपना हम लोग सौदा उसी दिन स्क्वायर ऑफ करते हैं। ओके, मतलब जैसे कि अगर आज हम लोग की इंट्राडे हम लोग ने 9 बजे 9:15 बजे कोई ट्रेड ली, तो वो हम लोग को 3 बजे से या हर ब्रोकर का अलग अलग होता है। तो मेरे ब्रोकर का ऐसा है कि 3:15 बजे से पहले मेरे को स्क्वायर ऑफ करनी होगी। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ? स्क्वायर ऑफ ये होता है कि अगर आज मैंने 10 शेयर रिलायंस के खरीदे या 10 शेयर मैंने आरती ट्रक्स के खरीदे, तो मैं जब वो 10 शेयर बेच दूंगा देन माय पोजीशन विल बी जीरो। ओके, मैंने 10 शेयर आरती ट्रक के बेचे और मैंने 10 शेयर आरती ट्रक के खरीद लिए, देन ऑल्सो माई पोजिशन इज जीरो। सो दैट मीन्स कि हमने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। तो शॉर्ट पोजीशन वो होती है कि जब हम लोग पहले से ही शेयर बेच देते हैं। अब जैसे ये आरती ड्रग्स है, अगर मैंने ये 732 पे मेरे को लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, तो मैंने इसको बेच दिया। ओके, एंड देन मैंने इसको वापस 728 या जितने पे भी मैंने खरीद के वापस रिटर्न करा, देन द रिड्यूस्ड अमाउंट विल बी माय प्रॉफिट। ओके, तो अब अपना नेक्स्ट पॉइंट जो था वो था अपर सर्किट और लोअर सर्किट का। अब कोई बताना चाहेगा कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है? हेलो राघव, हाँ, sorry to interrupt यार, but I have a fun fact to share here with long position. या सो बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया कि आपको डीमटेरियलाइज फॉर्म में शेयर्स को रखना होगा। जो पहले जो शेयर्स हुआ करते थे वो आपके पास फिजिकल फॉर्मेट में होते थे, यानी सर्टिफिकेट हुआ करते थे। तो यार एक बार अभी कुछ रिसेंटली, कुछ महीनों पहले की बात है, एक बंदे ने कॉल करा सी बिजनेस से और उसने पूछा मेरे दादाजी के पास 20,000 शेयर MRF के हैं। तो उसके पास वो फिजिकल फॉर्मेट में थे, उसके दादाजी के नाम पे। उसने पूछा है मुझे इसका कुछ मिलेगा क्या। तो अब फन फैक्ट ये है कि आप MRF की प्राइस एक बार जाके देखिए शेयर की, और देखिए 20,000 शेयर्स की क्या प्राइस हुई, आप शॉक में होंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। या सो कमिंग टू अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट, कोई बताना चाहेगा कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है? अगर सेलर अवेलेबल नहीं है तो फिर उस दिन फिर सेल हो नहीं सकते शेयर, तो इसलिए फिर अपर सर्किट लग जाता है, तो कोई खरीद नहीं सकता शेयर। हाँ, एकदम सही। और लोअर सर्किट? एक्चुअली वेद, एक्चुअली अपर सर्किट आपने शायद गलत बोला है।
आपने वो लोअर सर्किट का बताया, हम हाँ वो लोअर सर्किट का बताया है वही। हाँ अरे बेसिकली लोअर सर्किट और अपर सर्किट क्या होता है, जब कोई भी शेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें अपर सर्किट लग जाता है। मतलब बेसिकली हर शेयर का अलग अलग होता है। 10% पे अगर कोई शेयर बढ़ गया एक ही दिन में, अगर 1 बजे से पहले कोई भी एक शेयर 10% बढ़ गया तो उसमें अपर सर्किट लग जाता है। अगर 10% घट गया तो उसमें लोअर सर्किट बढ़ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि 1 घंटा 45 मिनट के लिए आपकी ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है। और जो शेयर फ्यूचर और ऑप्शंस का होता है उसमें ट्रेडिंग 10 या 15 मिनट बाद खुल जाती है। और जो शेयर फ्यूचर और ऑप्शंस का नहीं होता है उसमें क्या होता है कि आपका पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग बंद हो जाती है। हर शेयर का सर्किट अलग अलग होता है, 10%, 15%, आज जैसे 20%। अदानी के शेयर्स में लगा है लोअर आज सर्किट। जैसे आज ही लगा है, अगर देखना है किसी को तो मैं दिखा सकता हूँ। आज सवेरे सवेरे अदानी के शेयर में सब में लोअर सर्किट लग गया था, क्योंकि कल न्यूज़ बहुत खराब आई थी कि उसका शेयर में कुछ स्पेक्यूलेशंस हैं। मेरे को वो डिस्कस मैं अभी नहीं कर सकता। अब आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि आज का, ये देखिए आज सवेरे ही सवेरे ये अदानी के शेयर पे आज ही इसमें वो लगी थी लोअर सर्किट। तो बेसिकली अपर सर्किट और लोअर सर्किट ये होता है। नाउ कमिंग बैक टू इंट्राडे पोजीशन। राघव राघव एक मिनट, वेद वेद आपने बोला था ना बायर्स और सेलर्स वाला पॉइंट हाँ हाँ अपर सर्किट में। ओके, सो मैं उस पॉइंट पे एक बिल्डअप देना चाहता हूँ कि अपर सर्किट में ऐसा होता है, जिस व्यू से आप सोच रहे थे मैं उसी व्यू पे एक बार बता देता हूँ। अपर सर्किट में ना कोई भी सेलर्स अवेलेबल नहीं होते, सिर्फ बायर्स अवेलेबल होते हैं। सिर्फ बाइंग के ऑर्डर्स पेंडिंग रहते हैं एंड कोई भी सेल करने को तैयार नहीं है, सिर्फ बाई करने को तैयार है, तब अपर सर्किट लगता है ठीक है। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो। सो आपने जो बोला कि सिर्फ सेलर्स अवेलेबल होते हैं एंड बायर्स अवेलेबल नहीं होते, वो लोअर सर्किट है। ओके राघव मूव फॉरवर्ड। Okay, now coming back to intraday position. Intraday Can position you वही, also show Ruchi Soya chart for the example of upper circuit? या श्योर, मेरे को पता नहीं है बट मैं दिखाता हूँ। ये Yeah, Ruchi Soya Industries. ओके सो हाँ इसमें भी लगा था आज एट No, नहीं 11 तारीख को January. लगा था इसमें। Open its 5-year charts. 5 ईयर 5-year, yeah. January 2020. मेरा लैपटॉप, कार्तिक मेरा लैपटॉप आज हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों। राघव बस टाइम फ्रेम चेंज कर दे 1 मंथ पे, बस टाइम फ्रेम। कोई बात नहीं, मैं बस एग्जांपल दे रहा था। इसमें मतलब कुछ 20 के 20 के करीब से अपर सर्किट लगा था, तो वो फिर 1500 तक इसकी प्राइस गई थी इस शेयर की। ये सिर्फ 3 मंथ के टाइम फ्रेम में हुआ था यार उसमें समझ में नहीं 15। आएगा एक मंथ के। हाँ एक कोई बात वीक नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा था, आप लोग खुद जाके चार्ट देख लीजिएगा एक बार। ये 50 या फिर कुछ ऐसे का पे ट्रेड करता था जनवरी में, फिर ये उठ के 1500 पे गया था। हाँ यही ओके एग्जैक्टली ये तो 3 महीने के टाइम फ्रेम में हुआ था, फिर इसमें लोअर सर्किट लगा था। ओके ये होता है कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट। नाउ कमिंग बैक टू इंट्राडे पोजीशन, जैसे कि मैंने लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन और स्क्वायर ऑफ बताया था। अब अगर हम लोगों ने किसी के भी कंपनी के 50 शेयर या कितने भी शेयर खरीदे हुए हैं, दैट इज आवर इंट्राडे पोजीशन। अगर हम लोग की अगर हम लोग 50 शेयर किसी के भी खरीदते हैं, फॉर सपोज आज मैंने 50 शेयर रिलायंस के खरीदे और मैंने 50 शेयर रिलायंस के बेच दिए, दैट मीन्स आई हैव स्क्वायर्ड ऑफ माय पोजीशन एंड माय इंट्राडे पोजीशन इज 0। अगर हम लोग ने 10 शेयर रिलायंस के खरीदे हुए हैं, दैट मीन्स माय इंट्राडे पोजीशन इज +10, आई हैव बाइड रिलायंस शेयर्स। और अगर मैंने 10 शेयर पहले से बेचे हुए हैं, दैट मीन्स माय इंट्राडे पोजीशन विल बी -10 एंड आई हैव सोल्ड रिलायंस शेयर व्हिच आई हैव टू return it back to the market. Now coming to the point OHLC. OHLC बहुत ही बेसिक पॉइंट होता है। इसमें बेसिकली it tells us कि अब OHLC ये बताता है, जैसे ये जो भी है, ये रुचि का शेयर है, रुचि सोया इंडस्ट्रीज का। तो OHLC बेसिकली ये बताता है कि ये शेयर आज मैंने 1 डे चार्ट पे मैं देख रहा हूँ
तो ये बताता है कि आज ओपन कितने पे हुआ था, इसका टॉप मोस्ट हाई कितना था, इतना इसका लोएस्ट लो कितना था, और ये क्लोज कितने पे हुआ। OHLC इज वेरी बेसिक, ये आप कहीं भी देख सकते हो, कोई भी चार्ट में आपको यहाँ पे ऊपर ये दिखाएगा। इट बेसिकली टेल्स ओपन हाई एंड ओपन लो। कार्तिक तेरी वॉइस बहुत क्रैक So thanks guys, that's all from my side. Now OHLC stands for open high and open low. That's what I said. एक पॉइंट यार OHLC का ऐसा है, राघव ने एक्चुअली कैंडल स्टिक चार्ट्स यूज किए हैं, उसमें बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाता है ओपन हाई लो क्लोज। सो अभी तक हमने कैंडल स्टिक चार्ट नहीं डिस्कस किया है, सो डोंट वरी अबाउट इट, वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द कमिंग सेशंस। एंड हम काफी स्क्रैच से आपको बताएंगे कि कैसे फाइंड आउट करना है। एंड अलग अलग टाइप के चार्ट्स आज राघव ने यूज कर लिए, लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड कैंडल स्टिक। सो हम एक एक चार्ट का आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देंगे एंड बताएंगे कि उनके क्या अलग अलग यूजेस हैं एंड कहाँ पे यूज करना चाहिए। सो डोंट वरी अबाउट दैट इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट ये क्या चार्ट खोल दिया, ये क्या खोल दिया। ऑलराइट, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल बी टेकिंग यू फ्रॉम द स्क्रैच। सो एंड एक और पॉइंट, ये जार्गन्स में कुछ 10-12 ही पॉइंट्स थे या 10-12 ही टर्म्स थे जो हमें लगे कि अभी के टाइम पे काफी इम्पोर्टेंट है। हेलो, आई एम ऑडिबल राइट? हाँ भाई। ओके, सो ये कुछ 10-12 ही टर्म्स थे जो हमें लगे कि अभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट हम लोग यहाँ तक ही अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे क्योंकि और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जिनका हमें यूज करना पड़ेगा। सो हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम साथ ही साथ वो भी आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। एंड अगर हम कोई ऐसा वर्ड यूज कर देते हैं या ऐसा कोई टर्म हम अगर यूज कर देते हैं जो आपको समझ में नहीं आया हो या आपने कभी सुना ना हो, तो आप तुरंत हमें पॉज करके पूछिए, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं यार, ये सब बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। सो ऑलराइट, सो ये जार्गन्स के लिए इतना था। एंड नाउ वी विल वेरी ब्रीफली टेल यू अबाउट द सेटलमेंट प्रोसेस, लाइक एक्चुअली मार्केट में काम होता कैसे है, स्टॉक्स का लेन देन कैसे होता है, एंड समृद्ध विल बी टेलिंग यू अबाउट दैट। And following that, I'll start the introduction to technical analysis, which you all are waiting for eagerly. And of course, the fundamental analysis too. Okay. Samruddh, you can start sharing your screen. Yeah. एक मिनट। Am I audible? Yeah, Samruddh, you are audible. Please continue. स्क्रीन दिख रहा है? हाँ समृद्ध, दिख रहा है स्क्रीन। ठीक। ओके, तो अभी हम सेटलमेंट प्रोसेस देखेंगे। तो मार्केट में सेटलमेंट का प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता है। 3 दिन का होता है बेसिकली प्रोसेस, जिसको हम डे 1, डे 2, डे 3 की तरह जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डे 1 देखते हैं। डे 1 क्या होता है? डे 1 को बेसिकली ट्रेड डे कहा जाता है। ट्रेड डे के दिन बेसिकली वही दिन होता है जिस दिन आप शेयर खरीदते हो। जैसे कि अगर आज के दिन मैंने 10 बजे 100 शेयर खरीद लिए रिलायंस के, तो आज मेरा ट्रेड डे बन गया। तो जिस दिन आप डिसाइड करते हो कि शेयर खरीदना है और वो बाय वाला ये डाल देते हो और आपका ट्रांजैक्शन आपको दिख जाता है कि आपका पैसे कट गए शेयर आने वाले बोल के, तो वो दिन आपका ट्रेड डे हो जाता है। और इसी दिन आपके जितने भी अमाउंट लगते हैं शेयर के, वो पैसे कट जाते हैं। और उसके साथ साथ जो भी उसके ऊपर टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं, जैसे अलग अलग टैक्सेस होते हैं, जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज होता है, सर्विस टैक्स होता है, एजुकेशन सेस होता है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे टैक्सेस आपके अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से कट जाता है। और इसके साथ साथ आपको एक ब्रोकर नोट, आपका जो ब्रोकर है वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भी भेजेगा। तो अगर आपको याद होगा तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट नोट एक रिसीट की तरह है, कि मतलब अगर आप किसी सुपरमार्केट में जा रहे हो और कुछ सामान खरीद रहे हो, तो आपको ट्रांजैक्शन का एक रिसीट मिलता है ना, कि ये सामान खरीदा इतने का पैसा बोल के। उसी तरह अगर आप शेयर मार्केट में आके शेयर खरीदते हो तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है जिसमें कहा जाता है कि आपने ये शेयर खरीदा इतने टाइम पे, इतने दाम पे, वगैरह। उसके बारे में सारे डिटेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात है कि डे 1 पे तो ट्रेड डे पे क्या होता है बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है डे 2।
डे टू कौन सा दिन होता है? डे टू आपके ट्रेड का तुरंत अगला दिन होता है। तो अगर मैंने आज शेयर खरीदा रिलायंस का, तो कल का मेरा डे टू होता है, ठीक है। इसको आप T+1 डे भी कहते हैं। T+1 डे पे आपके पास इतनी एबिलिटी होती है कि आप आपके शेयर बेच सको, लेकिन अगर आप वो करते हो तो उसको आप BTST ट्रेड कहते हैं, जिसको BTST इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर बाई टुडे सेल टुमारो। दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस, मतलब कभी कभी इंट्राडे भी कह देते हैं, सॉरी इंट्राडे में, सॉरी BTST ट्रेड ऐसा होता है कि आप आज के दिन खरीद दोगे और तुरंत अगले दिन ही आप आपका ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दोगे, तो इसको ये कहते हैं BTST ट्रेड कहते हैं। और डे टू पे आपके साइड से कुछ नहीं होता, एज एन इन्वेस्टर आपके साइड पे कोई आपको ऐसे खास फर्क नहीं दिखता, लेकिन इन द बैक एंड जो आपसे पैसे और टैक्सेस कलेक्ट किए रहते हैं ब्रोकर ने, वो सारे पैसे ब्रोकर इसको ब्रोकर एक्सचेंज को भेज देता है, ठीक है। तो ये तो बात है कि डे टू पे क्या होता है बोल के। तो इसके बाद आता है डे थ्री पे क्या होता है बोल के। डे थ्री कौन सा होता है? तीसरा दिन आपके, सॉरी दूसरा दिन, आप जिस दिन ट्रेड करते हैं उसके 2 दिन बाद, इसको डे थ्री कहा जाता है। डे थ्री पे अराउंड 11-12 बजे के आसपास जो सामने वाला सेलर है, आपके लिए जो सेलर था, उस सेलर के अकाउंट से आपके ब्रोकर के पास पहुंच जाते हैं शेयर, और एंड ऑफ डे के पहले, माने 3:30-4 के पहले आपके अकाउंट में वो शेयर पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये शेयर आपको डे 4 से ट्रांजैक्ट करने अवेलेबल रहेंगे। तो अगर आपको शेयर बेचना है, ये जो आपने शेयर खरीदे आपने ट्रेड डे पे, अगर आपको बेचना है तो आप वो डे 4 पे कर सकते हो। मतलब कि अगर मैंने मंडे को खरीदा और मंडे मेरा ट्रेड डे हो गया, तो मेरा ट्यूसडे T+1 डे होगा और वेंसडे मेरा T+2 डे होगा, और मैं थर्सडे को फाइनली शेयर बेच सकूंगा अगर वो डिलीवरी लेके फिर मुझे बेचना होगा तो, ठीक है। तो ये तो बात है कि आप शेयर खरीदते हो तभी कैसे होता है पूरा ट्रांजैक्शन। अभी इसके अलावा जो शेयर बेचने का जो प्रोसेस है, ये भी काफ़ी सिमिलर होता है, सिमिलर टू शेयर जब भी आप खरीदते हो। तो जिस दिन आप सेल का बटन क्लिक करते हो और वो सेल हो जाता है मार्केट में, तो उसको आप ट्रेड डे कहते हो, टी डे, और उसी दिन आपके अकाउंट से आपका स्टॉक ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। ऑन द सेकेंड डे, जस्ट लाइक वाइल यू आर बाइंग द स्टॉक, आपके साइड से कुछ नहीं होता, बैक एंड में वो शेयर आपका ब्रोकर एक्सचेंज को दे देता है, ठीक है। और डे 3 पे सिमिलर टू जो जब भी आप बाई करते हो तभी वो सारे फंड जो आपने आपका जितना अमाउंट बना है वो शेयर बेचने के बाद, उस अमाउंट से टैक्सेस कटने के बाद वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं बिफोर एंड ऑफ डे, ठीक है। तो अभी एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो मैं आपको सेटलमेंट बोल रहा हूँ, ये इक्विटी डिलीवरी के लिए है, और जो इसके इंट्राडे के सब होते हैं वो एक ही दिन में सब स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। तो या दैट्स इट फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस। So now I would like to call Shashwat to explain technical analysis. ऑल राइट समरुद्ध, सो एक पॉइंट पे मैं समरुद्ध ने टेक्निकली चीज सही बोली, बट मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि प्रैक्टिकली वो चीज नहीं होती है। सो बट टेक्निकली उसने बिल्कुल सही बोला है। सो टेक्निकली इज नॉट एट ऑल रॉन्ग। सो जैसा उसने एक स्टेटमेंट बोला कि आपने अगर मंडे को शेयर खरीदा, सो आप थर्सडे के पहले नहीं बेच सकते, या वेडनेसडे, जो भी उसने बोला, लाइक जो भी T+3 डे। बट एक्चुअली आप बेच तो सकते हो, आप बेच सकते हो, एंड उसको बेच के जो आपको पैसे हैं वो भी आप यूज कर सकते हो, बट इट्स नॉट एडवाइजेबल। वैसा आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि तब तक आपके पास स्टॉक आए नहीं होते हैं, एंड उसके लिए आपको पेनल्टी भी लग सकती है। आपको जो बहुत ही ज्यादा लिक्विड स्टॉक्स है उसमें ये कोई रिस्क नहीं रहेगा, बट जो बहुत ही इललिक्विड स्टॉक्स होते हैं जिसमें बायर्स और सेलर्स की नंबर्स बहुत ही कम है, लाइक 100, 200, 300, बस इतने ही ट्रांजैक्शन हो रहे हैं डेली के, वैसे अगर किसी स्टॉक को आपने अगर मंडे को खरीद के ट्यूसडे को बेच दिया, तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है, क्योंकि आपके पास शेयर आया नहीं है एंड आपने बेच दिया। बट लिक्विड स्टॉक्स में इसका कुछ ज्यादा रिस्क रहता नहीं है, रेयरली बहुत होता है, सो आप बेच सकते हो। बट हाँ, टेक्निकली समरुद्ध वाज 100% करेक्ट कि अगर आपने मंडे को खरीदा है डिलीवरी के लिए, नॉट टॉकिंग अबाउट इंट्राडे, डिलीवरी के लिए अगर खरीदा है, तो आपको बेचना थर्सडे को ही चाहिए। And he also told you about BTST, so that is buying today and selling tomorrow. So Monday को अगर आपने खरीदा है, so आप Tuesday को भी बेच सकते हैं. So that is called BTST. But again, it's not advisable in illiquid.
शाश्वत मैंने ये चीज़ लास्ट वीक करी थी और ये चीज़ हुई भी है। अगर किसी को मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ, ये देखो मैंने ये चीज़ सेम करी थी और ये देखो CAS पेनल्टी लगी थी मेरे पे। सो दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि लिक्विड स्टॉक्स में नहीं होता है इसका रिस्क, बट इलिक्विड स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इसका रिस्क बहुत तो ज्यादा इसमें बढ़ जाता पेनल्टी है। भी लगती है। यस, सो ये चीज इसलिए समझना जरूरी था सेटलमेंट प्रोसेस। ऑल्सो शाश्वत ने बात सही कही कि टेक्निकली बात सही थी मेरी, पर प्रैक्टिकली नहीं थी। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप बिगिनर हो तो आप इसमें डायरेक्ट BTC में मत घुसिए अनलेस यू अंडरस्टैंड। मतलब ओवर टाइम आपको समझेगा कि रिस्क कैसे है, वॉल्यूम कैसे देखते हैं, तो उसके आप ऊपर से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको करना है भी कि नहीं। या शाश्वत you're on mute. Okay, sorry. Really sorry. So okay, I was saying that now we will start the technical analysis. Before starting technical analysis, I have a point to media. Yeah, sure. अगर किसी ने यार जार्गन्स और सेटलमेंट प्रोसेस को मिस कर दिया या फिर कोई सो आता ना, तो यार प्लीज उसको एक बार रिकॉर्डिंग भेज देंगे, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको बेसिक से नहीं पता होंगे तो आगे थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। ऑफ कोर्स, जैसे राघव ने दिखाया, राघव हैज बीन ट्रेडिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग, बट उसको भी पेनल्टी लग गई। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कई बार हमसे मिस हो जाती है, बट ये सारी चीजों का ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दैट्स वाई, एंड हम फाइनेंशियल लिटरेसी अगर स्प्रेड करना चाह रहे हैं, सो हमारा ये एजेंडा ये भी है कि हम लोगों का फालतू में पैसे लगने से बचाएं। ऑलराइट, सो इन सब चीजों में थोड़ा ध्यान दे देना, एंड सेटलमेंट प्रोसेस एक बार जाके सुन लेना। वीडियो की रिकॉर्डिंग की लिंक मैं शेयर कर दूंगा थोड़े देर बाद ग्रुप पे। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आई वांट टू नो कि यहाँ पे किस किस का डीमैट अकाउंट नहीं है। सो एक बार अगर आप हैंड रेस कर दोगे जिसका डीमैट अकाउंट नहीं है, जिसने नहीं खुलवाया डीमैट अकाउंट, प्लीज डोंट वरी, मैं किसी ब्रोकर की मार्केटिंग नहीं करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो अभी तक। सो अगर आप एक बार हैंड रेस कर देंगे जिसने नहीं खोला है, मैं कोई मार्केटिंग नहीं करूंगा, मैं आपको किसी ब्रोकर के पास खुलवाने नहीं बोल रहा हूँ अभी। मैं जस्ट एक बार देखना चाह रहा हूँ, जस्ट ट्राइंग टू गेट एन रफ आइडिया। ओके, सो सिर्फ 14 ही लोग हैं क्या? बाकी सबने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया है? बिकॉज यार, क्योंकि हमारे पास जो रेस्पॉन्सेज आए थे, आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट 70% ऑफ देम आर बिगिनर्स। So if you are a beginner and you already have a Demat account, then you are definitely not a beginner. Demat account एक काफी बाद का स्टेप हो जाता है खुलवाना। So please, मैं कुछ मार्केटिंग नहीं करूंगा यार, प्लीज डोंट वरी, जस्ट हैंड रेस कर दो एक बार जल्दी, so that I can move forward. Okay, सिर्फ 16 लोगों के दिख रहे हैं मुझे 40 में से। All right, so okay 18. Okay, now please lower your hands. ओके, सो यार बहुत अच्छी बात है अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं ओपन करवाया है तो। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूँ वो भी क्लियर कर देता हूँ। देखो, मोस्टली आप कहीं भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो तो आपका कुछ चार्जेस तो देना ही पड़ता है। 200, 400, 500, 700, 1000, सब ब्रोकर्स के अलग अलग होते हैं, बट बॉटम लाइन है कि आपको कुछ चार्जेस तो पे करने ही पड़ते हैं, अभी नहीं तो बाद में आपको करने पड़ेंगे। एंड अगर आपको रियल मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको ओपन करवाना ही पड़ेगा डीमैट अकाउंट, इट्स इनएविटेबल। बट डीमैट अकाउंट का काम आपको मोस्टली बस स्टॉक को बाई और सेल करने के ही काम आएगा, बस और कुछ नहीं। कभी कभी रेयरली हम उसको यूज कर लेंगे एनालिसिस के लिए भी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम बस उसको यूज करेंगे स्टॉक्स को या इंस्ट्रूमेंट्स को बाई और सेल करने के लिए। सो आई थिंक इट्स बेस्ट दैट फॉर अ मंथ और 2 यू फर्स्ट लर्न हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स, जो कि आप फ्री में कर सकते हो। कोई डीमैट अकाउंट ओपन कराने की जरूरत नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे आप फ्री में कर सकते हो। राघव ने थोड़ा सा आपको प्रीव्यू दे दिया था, बट मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा। सो
या सो एज आई वाज सेइंग, आप एनालिसिस स्टॉक का करो 1-2 महीने, आप पहले सीखो उस चीज को, एंड उसके बाद आप डिसीजन लो कि आपको यार सच में इंटरेस्ट है भी कि नहीं स्टॉक मार्केट में। सो पहले एनालिसिस करो 1 मंथ, आप देख लो पहले इज इट रियली समथिंग दैट यू आर एंजॉइंग, क्योंकि आपने अभी डीमैट अकाउंट ओपन करवा दिया बट आपको बाद में एनालिसिस करने में या स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तो आपके यार पैसे वेस्ट हो जाएंगे। जो चार्जेस आपने पे किए होंगे डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए, वो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो बॉटम लाइन इज, एंड अगेन दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, दैट you first start doing stock analysis with us, practice it on free websites, and then if you are comfortable with the stock market and you are having some confidence in doing analysis, then you go and open a demat account. यार मैं अभी भी फ्री वेबसाइट से यूज कर रहा हूँ एनालिसिस करने के लिए, अपने पर्सनल एनालिसिस के लिए मैं अभी तक फ्री वेबसाइट्स यूज करता हूँ, एंड इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ अस राइट नाउ। एंड यार डीमैट अकाउंट आपका 2-3 दिन में ऑनलाइन ओपन हो जाता है, बहुत इजी है, सो उसका कोई ज्यादा लोड नहीं है, बट मेन काम है एनालिसिस करना, एनालिसिस सीखना, एंड वो काम फ्री में कर सकते हैं। सो कोई पॉइंट नहीं है अपने पैसे फंसा के रखने का अभी से, एंड अगेन दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। आपको अगर ओपन करवाना है आप डेफिनेटली करवा सकते हो, आपको रियल मार्केट एक्सपीरियंस मिलेगा, बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप पहले थोड़ा सा देख लो आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, उसके बाद आप आगे बढ़ो, क्यों अपने पैसे फंसाना है। ठीक है, so the free website which we will be using almost all the time for technical analysis in these discussion sessions is tradingview.com. राघव ने briefly उसको थोड़ा सा mention किया था and आपको दिखाया भी था, मैं आपको एक और बार दिखा दूंगा and मैं link chat window में दे दूंगा, so let me just show you how to get started with this trading. So I'll just share my screen. All right, so is my screen visible to everyone? Yes. Alright, so आप जैसे गूगल पे, आप बस गूगल क्रोम पे जाना किसी भी ब्राउजर पे and just type in TradingView and you will be redirected here. Just click on the very first link and 1 मिनट में just sign out कर लेता हूँ यहाँ से and then I'll start. Okay, so जब आप tradingview.com पे क्लिक करोगे ना, so आपको कुछ ऐसा टाइप का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा आप जब फर्स्ट टाइम ओपन करोगे। So just go on to this icon and आप एक बार साइन अप कर लेना। ठीक है, यहाँ से आप साइन अप कर सकते हो गूगल, फेसबुक या वो किसी के भी थ्रू, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू, एंड एक बार आप साइन अप करके रख लेना। ये कम्प्लीटली फ्री है, कोई आपके चार्जेस नहीं लगेंगे। हाँ, इसके प्रो वर्जन्स भी आते हैं जिसके लिए 1000-2000 पर मंथ लगते हैं, बट यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अभी तक तो कभी जरूरत नहीं पड़ी प्रो वर्जन की। हाँ, बहुत सारे फीचर्स हैं जो काफी यूजफुल हैं, बट अभी बिगिनर लेवल पे एंड अभी काफी टाइम तक हमें नहीं जरूरत पड़ने वाली, सो क्यों हमें 2000 देना। बट अगेन अगर आपका मन है तो आप ले सकते हो प्रो वर्जन भी, बट मैं नहीं यूज करता हूँ पर्सनली, मैं फ्री बेसिक वाला वर्जन ही यूज करता हूँ। सो जस्ट एक अपना आप साइन अप करके अकाउंट बना लेना। सो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, सो मैं साइन इन कर लेता हूँ एक बार। ऑलराइट, सो साइन इन करने के बाद ना आप एक ऐसे वाले सेटअप पे आ जाओगे। सो हम डिस्कशन इसके ऊपर कैसे काम करना है आगे वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट आप बस अगले डिस्कशन सेशन में ना, जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे, आप बस यहाँ तक का सेटअप करके रखना, साइन इन वगैरह। एंड मैं एक चीज और दिखा देता हूँ, यहाँ पे ना आप ड्रॉप डाउन में लॉन्च चार्ट सिलेक्ट कर लेना अगर आपका कुछ और सिलेक्टेड है तो, एंड यहाँ पे इंग्लिश इंडिया भी सिलेक्ट कर लेना, सो आपको यहाँ पे निफ्टी वगैरह के दिखेंगे। ऑलराइट, सो मैं एक क्विक ब्रीफली आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि चार्ट कैसे ओपन करना है इसमें। मैं वापस से ये चीजें रिपीट करूंगा जब टेक्निकल एनालिसिस हम एक्चुअल में स्ट्रैटेजीज वगैरह स्टार्ट करने में। ठीक है, सो जैसे मैंने एक यहाँ पे टाइप किया एक टिकर का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज। अच्छा, एक और चीज, इस वेबसाइट में ना ग्लोबली जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड हो रहे हैं ना, ऑलमोस्ट उन सबका डेटा अवेलेबल होता है। सो मेक श्योर कि आप इंडिया वाला ही चूज करो, यहाँ फ्लैग से रिप्रेजेंटेड है। सो रिलायंस जैसे आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड हो रहा है, नैस्डैक में भी हो रहा है, ये दूसरे कोई कंपनीज होंगे, बट हम लोग को अभी सिर्फ इंडिया वाले से मतलब है। सो इंडिया का
एंड स्टॉक ही होना चाहिए, फ्यूचर्स नहीं सिर्फ स्टॉक, ठीक है। सो मैं बस दिखा रहा हूँ अभी, एंड आपका कुछ ऐसा टाइप का खुल जाएगा। ये आपका पहला एक व्यू रहेगा जब आप खोलोगे tradingview.com, एंड यहाँ पे आप डेली में सेटअप कर लेना। ये टाइम फ्रेम होता है, मैं ये सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा। ये टाइम फ्रेम होता है, इसको आप डेली पे सेट कर लेना यहाँ पे, एंड ये चार्ट को आप लाइन में कर लेना, ठीक है। अगेन जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल होते हैं। कैंडलस्टिक आपको राघव ने दिखाया है। सो ये सब क्या होते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कौन से को कब यूज करना चाहिए, हम कौन सा यूज करते हैं, हम ये सब चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सो मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। सो आप बस नेक्स्ट सेशन जब भी टेक्निकल एनालिसिस का हो, आप बस यहाँ तक सेटअप करके रख लेना एंड यू विल बी गुड टू गो। एंड यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है, प्लीज उसको देख के ओवरवेल्म मत हो जाना। हम एक एक चीज को डिस्क्राइब करेंगे बहुत स्क्रैच से, जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट आएगी तब। मैं अगर अभी आपको 50 टूल्स बता दूंगा, आपको ना याद रहेगा ना आप उसको यूज कर पाओगे। तो जैसे जैसे जो काम आते जाएंगे हम बताते जाएंगे, ठीक है। सो एनालिसिस के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है, ये फ्री है, कोई पैसे आपको पे नहीं करने। सो डीमैट अकाउंट अभी मत ओपन करवाओ, एक बार एनालिसिस करके देखो आपको जम रहा है कि नहीं, एंड देन डीमैट अकाउंट आपका 2-3 दिन में ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। ऑलराइट, सो अब मैं टेक्निकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ फॉर्मली। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर देता हूँ। मेघा, कैन यू प्लीज शेयर द पीपीटी? एंड यार ये जो मैंने अभी लाइन चार्ट दिखाया ना, सो आप अगर किसी बिजनेस न्यूज चैनल को या फिर मे बी किसी बिजनेस क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर को अगर आप देखते हो या पढ़ते हो, सो आपने बहुत बार ऐसे टाइप के कुछ चार्ट्स देखे होंगे। सो लाइन चार्ट एकदम बेसिक वाला चार्ट होता है, हम मोस्टली कैंडल वाला यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के वो। ऑलराइट, सो मेघा, हैव यू शेयर्ड द स्क्रीन? या ऑलराइट, सो ठीक है यार। सो आई हैव प्रिपेयर्ड सम नोट्स ऑन माय लैपटॉप because your technical analysis is such a vast topic even to introduce, and I don't want to miss on any point. So मैं constantly अपने लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ रेफर करूंगा, so please don't mind that. अगर आपको वो चीज़ से annoy हो रहा हो कि मैं बार बार अपने लैपटॉप के स्क्रीन के तरफ देख रहा हूँ, so please inform me, please speak freely, and I will just turn off my camera, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी important point miss हो जाए। All right, so Megha, can you please switch the slide to the second one? Switch to the second slide. Yeah, all right. So, okay, so let's start talking about technical analysis. So यार अब बहुत टाइप के एनालिसिस अवेलेबल होते हैं स्टॉक मार्केट में। आपने सुना भी होगा, फंडामेंटल हो गया, टेक्निकल हो गया, और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, क्वांटिटेटिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट दिस वन इज द इजीएस्ट। एंड ये इतना इजी है थ्योरेटिकली बिकॉज इसके प्री रिक्विजिट्स क्लोज टू जीरो। Apart from knowing some basic terms, you don't need much to start with technical analysis. अब technical analysis यार समझना easy है conceptually and theoretically, क्योंकि इसमें हम लोग mostly बस अलग अलग टाइप के patterns find out करने का try करेंगे। हाँ, इनके हम अलग अलग नाम दे देंगे, हम indicators के थ्रू देखेंगे in terms of price action etc etc, but mostly ये सब कुछ pattern ही होंगे and pattern ही खोजेंगे इनका यूज करके। सो इसके यार कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इजी है एंड ज़्यादा कोई थ्योरी रहेंगे नहीं। आप देख सकते हो मैंने भी सिर्फ अभी तक 2 ही स्लाइड बनाई है इसमें इंट्रोडक्शन में, एंड आगे भी ऐसे ही चलेगा, कोई इसमें पीपीटी वगैरह बनेगी नहीं क्योंकि थ्योरी है नहीं इसमें। बट मेन काम है इसका इम्प्लीमेंटेशन एंड उसका एग्जीक्यूशन, एंड दैट इज डेफिनेटली टफ एंड इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, पेशेंस एंड डेडिकेशन to successfully implement and execute the technical analysis. आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे बुक से पढ़ के, यूट्यूब में देख के, बट इम्प्लीमेंटेशन करना और उसको फिर एग्जीक्यूट करना टफ है। उसके लिए प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो अगर आपको लग रहा है कि ये इजी होगा टेक्निकल एनालिसिस, सो यू आर पार्शियली करेक्ट, आई विल गिव यू दैट, यू आर पार्शियली करेक्ट, क्योंकि कंसेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है, बट implementation is not that easy, and सारा गेम यहाँ पे implementation का ही है, that's the art.
ऑलराइट, कंसेप्ट समझना कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी समझ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक बुक है, सो ये एक बुक है, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, को शायद नेम विजिबल होगा। सो यार ये एक ही बस बुक है जो मैंने खरीदा है आज तक स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो एंड ये मतलब प्योरली टेक्निकल एनालिसिस का है, एंड ये मतलब कोई भी पढ़ सकता है, बिगिनर से। आपको अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है तो भी आप इस बुक को पढ़ सकते हो। ये दिखने में बहुत खतरनाक लग रही है, बट कोई भी इस बुक को आप पढ़ सकते हो एंड आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बट मेन काम वही है ना यार कि बुक में जैसा लिखा हुआ है वो वैसा एग्जैक्टली होता नहीं है, इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट ईजी। इम्पॉसिबल तो नहीं है, अगर इम्पॉसिबल होता तो हम सब बैठ के पढ़ नहीं रहे होते इसको, बट हाँ टफ है। Alright, so next thing is what we will get to know about the stock market or about a particular stock or an instrument after doing technical analysis. ये एक बहुत important question है. So after doing analysis, and by default you assume that I am talking about technical analysis. So after doing analysis of a stock or an instrument, आपको एक बहुत अच्छा and precise estimate मिल जाएगा that at which price you should buy or sell a particular stock. So and इसके अलावा you will also be able to quantify your risk and reward. अब यार ये बहुत ही ज़्यादा fancy buzzword हो गया है, quantifying and all. So मैं आपको एक easily समझाने का try करता हूँ. So अगर आपको कुछ doubt आए तो please stop me. Please feel free to stop me. Okay, so मैं example एक देता हूँ. So सपोज आपने आज डिसाइड किया है कि मुझे रिलायंस का एक स्टॉक खरीदना है। ठीक है, आपने डिसाइड किया कि मुझे एक स्टॉक आज जाके खरीदना है, 2000 रुपए में चल रहा है अभी स्टॉक। ठीक है, सो यार आपका रिस्क क्या है यहाँ पे? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि आपका रिस्क क्या है यहाँ पे, अगर आप सोच रहे हो कि मैं रिलायंस का एक स्टॉक बाय करूंगा 2000। सो यार आपका रिस्क ये है कि इफ द स्टॉक फॉल्स डाउन फ्रॉम द प्राइस यू बॉट, आपका लॉस होगा, राइट, एंड दैट्स द रिस्क। Similarly, if the price starts to move up, तो आपका प्रॉफिट होगा एंड दैट्स योर रिवॉर्ड। बड़ी जनरल सी बात है। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड आई होप आपको समझ आ गया हो। सो इफ यू डू टेक्निकल एनालिसिस ऑफ अ स्टॉक बिफोर बाइंग और सेलिंग अ स्टॉक, आपको एक अच्छा एस्टिमेट मिल जाएगा इन परसेंटेज टर्म्स और इन रुपी टर्म्स कि ये स्टॉक आपके बाइंग प्राइस से कितना नीचे जा सकता है या कितना ऊपर जा सकता है, which is quantifying. आपको परसेंटेज टर्म्स लाइक पता चल जाएगा टेक्निकल एनालिसिस के बाद कि यार इस स्टॉक की 5% ऊपर बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है, 10% ऊपर बढ़ सकता है, 3% बढ़ सकता है। ये ऐसे आपको पता चल जाएगा टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद। इसका जस्ट मिरर इमेज आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस स्टॉक की यहाँ से 5% नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से ये 10% नीचे गिर सकता है, ऐसे आपको पता चल जाएगा टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद। So this is basically quantifying your risk and reward. I hope I was able to explain. So अगर आपके डाउट है तो please stop me, otherwise I'll move forward. So alright, no doubt. So ठीक है, so you will be able to quantify your risk and reward as I said. And next, हाँ कार्तिक, कि टेक्निकल एनालिसिस जो है क्रिप्टो पे भी सेम ही होता है ना? जब मैं एप्लीकेशन की बात करूंगा एक और चीज है यहाँ पे पीपीटी में मैंने हर जगह टीए लिखा है, सो दैट्स जस्ट एन एब्रिविएशन फॉर टेक्निकल एनालिसिस। ऑलराइट, तो मैं आऊंगा कार्तिक उस पर भी कि कहाँ का अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट थिंग इज आपको ये टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ये भी एस्टिमेट लग जाएगा कि आपको ये कितने टाइम तक होल्ड करके रखना है, आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट कितने टाइम तक होल्ड करके रखना है। लाइक अगर आज खरीदा है एंड आपने अगर टेक्निकल एनालिसिस की तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक वीक बाद ये स्टॉक बेचना चाहिए या एक मंथ बाद बेचना चाहिए या 2 दिन बाद बेचना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आपको ये चीज पता चल जाएगी टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता चलेंगी, but yeah, you will get a very fair and rough estimate
ठीक है, सो किसी को कुछ डाउट है क्या यहाँ तक? अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड. All right, so now please let me help you to set some fair expectations from technical analysis. So ये expectations बहुत लोगों को negative लग सकती है या लग सकता है कि यार बस इतनी सी चीज कर सकते हैं क्या technical analysis के साथ. मैं expectations अभी आपके set करवाऊंगा, but it's better to be realistic than losing money to false hope, right? So all right, तो यार technical analysis, so first expectation जो हमें रखनी चाहिए. So technical analysis we will be using for finding short-term opportunities. अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है आज एंड आप उसको 4 साल 5 साल 10 साल तक होल्ड करके फिर बेचना चाहते हो, so go for fundamental analysis and take decision based on fundamentals of the company. Alright, but yeah, आप definitely fundamental analysis करने के बाद उस स्टॉक का technical analysis भी कर सकते हो to increase your precision. But हाँ, deciding factor fundamentals ही रहेंगे if you are planning to hold a stock for 4, 5, 10 or 20 years या उससे ज़्यादा. अब आपको ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि हम fundamental और technical analysis दोनों साथ में कैसे करेंगे. But don't worry, we will discuss about that too on a later stage after we have discussed the fundamental analysis and technical analysis individually. All right, so the second expectation is that you should not expect very huge return. Do not expect very huge return if you are trading using technical analysis in the cash market. अब cash market क्या है आपको डाउट आ सकता है, तो मैं एक शॉर्टली बता देता हूँ. कैश मार्केट में अगर आपको 100 रुपए का चीज उठाना है तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे. आपको ये बहुत अजीब सा लग सकता है कि यार 100 रुपए की चीज के लिए तो 100 रुपए ही देने पड़ते हैं. बट हाँ, स्टॉक मार्केट में ऐसे भी तरीके हैं जिससे आप 100 रुपए की चीज 5 रुपए या 10 रुपए में भी उठा सकते हो. कैसे उठा सकते हो? डेरिवेटिव्स मार्केट के थ्रू, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो कैश मार्केट का मतलब ये है कि आप 100 रुपए की चीज उठाने के लिए आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे अपने जेब से. Alright, so do not expect very huge returns if you are trading relying on technical analysis in the cash market. Aim for small but consistent profits. आपके छोटे profits होंगे, छोटे percentages होंगे, but consistent रहने चाहिए. Again यार, there are many exceptions for this. बहुत बार आपको 300-400% के returns भी मिलेंगे based on technical analysis. हमारे ग्रुप ने भी किए हैं, हमारे ग्रुप ने देखे भी है 300% 400% रिटर्न बेस्ड ऑन प्योरली टेक्निकल एनालिसिस और कुछ नहीं. बट जनरली वी विल एक्सपेक्ट स्मॉल टू मीडियम रिटर्न. ठीक है, सो यार अब सब कुछ समझ तो लिया, बट अब इसको अप्लाई कहाँ कर सकते हैं? जैसे कार्तिक का एक डाउट आया था. सो यार इसका शॉर्ट आंसर है कि आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो. टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट्स एक बार आपने सीख लिए, प्रैक्टिस कर ली, आप इसको कहीं भी अप्लाई करो. आप फॉरेक्स में कर लो, आप कमोडिटीज में कर लो, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम और जो भी कमोडिटीज ट्रेड होती है कहीं पे भी अप्लाई कर लो. क्रिप्टो करेंसी में अप्लाई कर लो, सिनेमन एक और कमोडिटी है उसमें अप्लाई कर लो. स्टॉक्स में तो कर ही सकते हो, हम उसी में डिस्कस करेंगे. सो लाइक किसी भी एसेट क्लास में कर सकते हो टिल इट हैज अ OHLC एंड वॉल्यूम डेटा अवेलेबल. अब ओके, सो OHLC तो आपको राघव ने एक्सप्लेन कर ही दिया है कि क्या होता है, ओपन हाई लो क्लोज. वो उसका हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल होना चाहिए एंड एक वॉल्यूम डेटा अवेलेबल होना चाहिए. वॉल्यूम मतलब कि हाउ मच बाइंग और सेलिंग इज गोइंग ऑन इन द स्टॉक. ये दो डेटा अगर अवेलेबल है किसी भी एसेट क्लास में तो आप उसमें टेक्निकल एनालिसिस आंख बंद करके करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है यार, सो ऑल्दो टेक्निकल एनालिसिस इज वेरी ग्रेट एंड मैं टेक्निकल एनालिसिस पे ही ट्रेड करता आया हूँ पिछले 4-5 सालों से and it's very great, but it has some limitations and we will look into the limitations as assumptions or do's and don'ts. So यार पहला limitation या पहला assumption है technical analysis का कि while doing technical analysis we consider that buyer and seller are very well informed and all the information regarding a stock is being reflected in the stock's price. So इसका मतलब ये है कि यार जो भी प्राइस अभी करेंटली चल रही है स्टॉक की, टेक्निकल एनालिसिस ये मान के चलता है कि यही स्टॉक का फेयर प्राइस है.
अकॉर्डिंग टू बायर्स एंड सेलर्स को पूरा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसी बेसिस पे प्राइस को सेट किया गया है. बट एज वी ऑल नो दिस इज नॉट ट्रू, बट टेक्निकल एनालिसिस एज्यूम्स दिस टू बी ट्रू. हम ये चीज फिर से डिस्कस करेंगे जब हम परफेक्ट मार्केट थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे. हम ये वाला पॉइंट फिर से डिस्कस करेंगे, बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे. Alright, second assumption is of technical analysis that price always moves in a trend, like in a bullish or bearish trend. तो अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो टेक्निकल एनालिसिस ये एज्यूम करके चलेगा कि आगे भी यही ट्रेंड फॉलो होगा. ट्रेंड आपको राघव ने एक्सप्लेन कर ही दिया था व्हाइल डिस्कसिंग जार्गन्स. एंड सिमिलरली अगर बियरिश ट्रेंड चल रहा है तो टेक्निकल एनालिसिस ये एज्यूम करेगा कि आगे भी बियरिश ही चलता रहेगा. Alright, so now the most important and dangerous assumption that technical analysis has is history would always repeat. अगर हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी तो टेक्निकल एनालिसिस का कोई फायदा नहीं है, जो भी यूज कर रहा है वो बर्बाद हो जाएगा. क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का बेसिस ही हिस्टोरिकल चार्ट्स है, हिस्टोरिकल प्राइसेस है, हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स पर डिपेंड करता है. अगर हिस्ट्री ही रिपीट नहीं हुई तो आपको पैटर्न मिलेगा ही नहीं. एंड अगर मान लो आपको पैटर्न कोई मिल भी जाता है तो आप उसका करोगे क्या, क्योंकि हिस्ट्री तो रिपीट होगी नहीं, है ना. तो अगर हिस्ट्री नहीं रिपीट होती है तो टेक्निकल एनालिसिस आप नहीं यूज कर सकते. एंड एज आई स्टेटेड दैट technical analysis is mostly about finding patterns, and that's why it's most important assumption and most dangerous that history repeats itself, because sometimes it may happen that history won't repeat. अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, बट आगे हो सकता है. सो जब ये चीज होगी, जब हिस्ट्री नहीं रिपीट हो रही है, तब आप टेक्निकल एनालिसिस भूल जाना, नहीं काम करेगा. ठीक है. Now one last thing which is very important, and this would be a mistake you all would be constantly repeating, and even I made this mistake, so here it goes. What's the mistake? So when you are relying on technical analysis, it's not your job to find out why the price movements are happening. Please focus on the sentence I'm saying. It's not your job why the price movements are happening on a stock or on an instrument. Your only job while doing technical analysis is to study how the prices are moving and act on that study. That's your only job. You have to study how the prices are reacting, how the prices are moving. It's not your job to know that, to know or to find out that why the stock prices are moving. All right. So मैं अपना ही एक बहुत recent example शेयर करता हूँ जहाँ पे मैंने ये गलती की थी, and I hope कि आप उससे थोड़ा सा कुछ सीखेंगे. So Megha, can you stop sharing your screen? Yeah. I'll just take 2 more minutes. Right, sorry. Is my screen visible to all? Is my screen visible? And someone. Alright. So यार जैसा हमने अपने इंट्रोडक्शन में बोला था कि ये द वॉल स्ट्रीट क्लब का काम हम लोग ने 2-2.5 महीने से स्टार्ट कर रखा है. सो ये हमारा एक छोटा सा ग्रुप था R&D का. सो वहीं पे मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था. सो वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या गलती की. सो आप एक बार अगर ये चार्ट को आप इग्नोर करना, ये स्पाइसजेट का चार्ट है, इफ यू आर वंडरिंग. ये स्पाइसजेट जो एविएशन कंपनी है उसका ये चार्ट है, एंड ये मैंने 15 मई को शेयर किया था. आप डेट देख सकते हो. सो यार देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है. सो आई जस्ट कोट इट दैट व्हाट आई हैव रिटन. सो आई एम कोटिंग इट. I don't know why the aviation stocks are moving up, and I can't find the reason why SpiceJet is showing a reversal on a long time frame. Any explanation you have? So ये चीज जो मैंने अभी बोली ना यार कि आप ये मिस्टेक बार बार करोगे, और ये मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं करता, मैं भी करता हूँ, कि आप ना टेक्निकल एनालिसिस करोगे एंड फिर ना आप सोचोगे कि यार ऐसा हो क्यों रहा है, बट
तो जैसा मैंने बोला, आपका काम ये नहीं है, इफ यू आर रिलाइंग ऑन टेक्निकल एनालिसिस, आपका काम ये बिल्कुल नहीं है कि आप सोचो कि ये प्राइस चेंज क्यों हो रहा है। आपको अगर दिख रहा है कि प्राइस चेंज हो रहा है, आप बस उस चीज को स्टडी करो कि कैसे प्राइस चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो चीज भूल जाओ। मैंने यहाँ पे यही गलती की, मैंने वाई क्वेश्चन पूछा कि वाई द एविएशन स्टॉक्स आर मूविंग। मुझे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि 15th में अगर आपको पता होगा कि कोरोना का बहुत ही बुरा हाल था, हर जगह फैला हुआ था, सो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये स्पाइसजेट का स्टॉक कैसे मूव कर रहा है। अगेन ये मैंने टेक्निकल एनालिसिस करके ही फाइंड आउट किया था कि स्पाइसजेट का स्टॉक कॉन्स्टेंटली नीचे आ रहा था, बट अब वो ऊपर जा सकता है, मैंने ये फाइंड आउट किया था। सो आप भी ये बड़ी इजीली कर पाओगे जब आप टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा सीख जाओगे। ठीक है, हम ये सब चीज डिस्कस करेंगे कि कैसे फाइंड आउट करना होता है, बट अभी के लिए मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि यार आप ये चीज पे मत ध्यान दो कि क्यों बढ़ रहे हैं प्राइसेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये गलती मुझे कितनी महंगी पड़ गई। ठीक है, सो मैं दूसरा एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ आपके साथ। हाँ, तो ये भी स्क्रीनशॉट है उसी सेम ग्रुप का, बट इट्स ऑफ 27th मई। सो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है। मैं आज ये नहीं बोल रहा हूँ कि वाई क्वेश्चन मत पूछो, ये मैं काफी टाइम से बोलते आ रहा हूँ, बट मैं खुद ही ये बेसिक चीज भूल गया था कि मुझे नहीं करनी चाहिए। सो प्लीज रीड इट, आई विल कोट इट अगर आपको नहीं दिख रहा है। सो आई विल कोट माई सेल्फ। सो फॉर अ ट्रेडर रिलाइंग ऑन टेक्निकल एनालिसिस, आस्किंग द वाई क्वेश्चन कुड बी लीथल। मैंने 15th मई को ढूंढा था कि रिवर्सल अब आएगा टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग, एंड रिवर्सल आया। There was a 20% move in this particular stock in less than 2 weeks. 20%, it's a very good number for a technical analyst. 20% movement आया। उसके आगे मैंने क्या लिखा है? I missed the movement because I doubted the levels based on my hypothesis or prediction. So मेरा hypothesis ये था कि यार कोरोना चल रहा है, so aviation stocks कैसे ऊपर जा सकते हैं, वो तो नीचे जाने चाहिए। मैंने वही why question पूछा। सो यही मैं बस बताने का ट्राई कर रहा था कि वाई क्वेश्चन हमें नहीं पूछना है। हमें अगर लेवल्स बताए जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के बाद, सो प्लीज फॉलो देम। हाँ, ये अलग बात है। ये अलग बात है कि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस के साथ टेक्निकल एनालिसिस मिक्स करें, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आप अपने प्रेडिक्शंस, अपने क्या बोल सकते हैं उसको, अपने फ्यूचर प्रेडिक्शंस को नजर रखते हुए आप टेक्निकल्स के साथ उसको मिक्स मत कीजिए। या कोई आपने अगर न्यूज आर्टिकल पढ़ लिया, तब एक्चुअली काफी सारे न्यूज चैनल्स में भी दिखा रहा था कि एविएशन की बहुत खराब हालत है, अब तो ये डूब जाएगा, स्पाइसजेट बंद हो जाएगा, ऐसे टाइप के बहुत सारे न्यूज आ रहे थे, एंड दैट अफेक्टेड मी। बट हुआ क्या? वो 20% बढ़ गया। सो स्टॉप थिंकिंग लाइक अ रिटेलर। एंड ऐसा ही होता है पैनिक के वक्त। पैनिक के वक्त जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो खरीदते हैं, एंड हमारे जैसे लोग, हमारे और आपके जैसे लोग बेचते रहते हैं, क्योंकि हमें भरोसा ही नहीं है अपने एनालिसिस पे, हम न्यूज सुन लेते हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस को कभी भी मिक्स मत करना न्यूज के किसी आर्टिकल के साथ। फंडामेंटल के साथ करो, फंडामेंटल के साथ करो। मैं ये नहीं बोल रहा फंडामेंटल के साथ मत करो, फंडामेंटल के साथ करो, बट किसी एक न्यूज आर्टिकल, किसी एक न्यूज स्पीच के साथ, या अपने किसी पर्सनल हाइपोथेसिस के बेसिस पे टेक्निकल को डिस्कार्ड मत करो। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। सो यार टेक्निकल एनालिसिस के लिए इतना ही था। सॉरी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। सो इंट्रोडक्शन के लिए बस इतना ही था टेक्निकल एनालिसिस का। हम आगे इसमें और बढ़ेंगे जैसे जैसे और चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स होंगी टेक्निकल एनालिसिस में। सो अब यार फंडामेंटल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन अक्षत देगा। सो अक्षत, यू कैन स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट शेयरिंग योर स्क्रीन। एंड रियली सॉरी अक्षत, मैंने इतना ज़्यादा टाइम ले लिया। रियली सॉरी एवरीवन, मैंने 15 मिनट से प्रिपेयर किया था, बट मैं थोड़ा बहुत अच्छा। ऑलराइट, सॉरी। अक्षत प्लीज कंटिन्यू। So am I audible? Yes, Akshat, you are audible. Yeah. So hello guys, my name is Akshat Mundra and I'm from MBA Tech CS. So आज हम लोग मैं फंडामेंटल एनालिसिस का इंट्रो दूंगा। So उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट किया था, मैंने 2 महीने तक तो केवल इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, लाइक बैलेंस शीट ये सब पढ़ना मेरा काम थोड़ा है। अगर मुझे ये करना होता तो मैं सीए ही कर लेता। आप में से किन लोगों को ऐसा लगता है कि फंडामेंटल एनालिसिस बहुत कॉम्प्लेक्स है या फिर बहुत हार्ड है, वो प्लीज़ हैंड रेज कर दो।
ओके, सो बहुत कम लोग हैं, अच्छी बात है। सबको यानी कि थोड़ा आइडिया है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, क्या होता है। सो हेलो, या सो सबसे पहले मैं ये प्लीज़ हैंड रेज रखिए, जिसको भी ऐसा लगता है प्लीज़ हैंड रेज रखो। 10 to 15 मिनट्स आप इस डिस्कशन में प्लीज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। अकॉर्डिंग टू मी आपका थॉट प्रोसेस उसके बाद चेंज हो सकता है, इसलिए तो जिसको भी ऐसा लगता है वो प्लीज़ हैंड रेज रखो अभी के लिए। Akshat, can you repeat your question? I didn't get you. जिसको ऐसा लगता है कि फंडामेंटल एनालिसिस बहुत कॉम्प्लेक्स है या बहुत हार्ड है, इसको केवल सीए या ऐसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग कर सकते हैं, वो प्लीज़ हैंड रेज करो। ओके, सो कोई मुझे बता सकता है कि जिनको पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, एकदम बेसिक लैंग्वेज में, कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। लाइक शेयर्स की बात हम लोग यहाँ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बेसिक कि फंडामेंटल एनालिसिस बेसिक वर्ड मतलब क्या है। ओके, सो लाइक ओके, सो मैं आपको बताता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम बेसिक लैंग्वेज में समझें तो वो होता क्या है। वॉलंटियरली कोई भी एक जना यस बोल सकता है। मैं उससे नॉर्मल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक नॉर्मल शेयर से रिलेटेड नहीं है, बेसिक लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन है। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब किसी के बारे में जानना, उसका फ्यूचर, उसका पास्ट वगैरह देख के उसकी फाइनेंशियल्स की निकालना कि क्या चल रहा है उसके अंदर। हाँ, सो वॉलंटियरली कोई भी एक जना क्या मतलब वो इंडस्ट्री एनालिसिस करना होता है, मतलब कौन सी इंडस्ट्रीज में पर्टिकुलर कंपनी। हाँ, ये शेयर्स की बात हो गई। मैं एकदम बेसिक, हम लोग बेसिक से समझें तो फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, बेसिक वर्ड। सो कोई वॉलंटियरली एक जना एकदम आना बेसिक का चाहे। मतलब वो कंपनी काम क्या करती है, उसका मार्केट ग्रास्प कितनी है, उसके कॉम्पिटिटर्स क्या है, मतलब। हाँ, एकदम एकदम सही। सो मुझे कोई एक जना चाहिए केवल, जिससे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, लाइक नॉर्मल डेली लाइफ रिलेटेड, कोई भी बता सकता है वो। यस। राघव, सो राघव, अगर तुझे कोई कार खरीदनी है या कोई मोबाइल खरीदना है तो तू क्या करेगा, मतलब सबसे क्या देखेगा? पहले सर्च करूंगा कि मेरा प्राइस रेंज देखूंगा सबसे पहले कि मैं कितने का खरीद सकता हूँ। हाँ, उसके बाद मैं अपना कंपनी देखूंगा कि मुझे कौन सी पसंद है, क्या फीचर्स हैं उस फ़ोन में या गाड़ी में। हाँ, उसके बाद आई बाय इट। उसके बाद हम लोग ये सब माइलेज एंड ये सब देखते हैं और फिर हम हाँ खरीदते हैं। सो हाँ। बेसिकली ये हमने क्या किया, फंडामेंटल एनालिसिस तो किया उस कंपनी का कि वो कंपनी कैसी है, देन वो मॉडल कैसा है, देन उसके माइलेज कैसा है, एंड देन अगर वो हमारी प्राइस रेंज में है तो हम उसको खरीद लेते हैं। या कोई मेरी इस बात से डिसएग्री करेगा कि ये हमने फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया? ओके, सो डेली लाइफ में ऐसे ही हम बहुत बार फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, हमें पता भी नहीं होता है। बट शेयर्स खरीदने के लिए, लाइक हम लोग गाड़ी या फ़ोन खरीदने के लिए तो किसी को पैसे नहीं देते कि हमें टिप दो कि मैं कौन सा गाड़ी या कौन सा फ़ोन खरीदूँ, वो तो हम खुद करते हैं। ऐसे ही तो हम शेयर्स खरीदने के लिए, खुद का इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी के दूसरे के ऊपर रिलाय क्यों होते हैं कि हमें टिप दो कि हम वो खरीदें। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग उस पर्टिकुलर कंपनी का या उस सेक्टर का एनालिसिस करते हैं कि वो कंपनी या वो सेक्टर कैसा है। ओके, नाउ आज हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस से ज़्यादा हम लोग एक इन्वेस्टर के थॉट प्रोसेस समझेंगे कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का थॉट प्रोसेस क्या होता है। आप लोगों ने सबने ये बात सुनी होगी कि आइशर मोटर्स में, अगर आपने 2001 में
10,000 रुपए डाले होते तो आज आप करोड़पति होते। या Akshat, हाँ really sorry to interrupt. Are you sharing your screen because it's not visible नो if नो you're trying? नो 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 All अभी right, नहीं all मैं right, शेयर। all right, all right. Really sorry. Please continue. सो एंड विप्रो में अगर किसी ने 1980 में 10,000 रुपीज डाले होते तो अभी आपके 1200 करोड़ रुपए होते। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी होगी एंड ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बट इसके पीछे का लॉजिक देखा है आपने कभी कि किसने? आप मुझे बताओ कि अभी भी 4 से 5% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। 1980 में कितने लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे और उसमें से भी कितनों ने विप्रो खरीदा होगा, एक सर्विस बेस्ड कंपनी जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। सो हम लोग ये समझेंगे कि यार ये बोलने से अच्छा, ये सोचने से अच्छा, इससे क्या होता है कि हमारी मार्केट में एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई सेट हो जाती है कि यार मैं करोड़पति बन जाऊंगा या मैं अरबपति बन जाऊंगा इससे। तो सो आइशर मोटर्स में आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। आइशर मोटर्स की 2001 में शेयर प्राइस थी 4 रुपीज एंड अभी 2019-20 में उसकी शेयर प्राइस 21,000 के अराउंड हो गई। मैंने अभी का इसलिए नहीं बताया कि वो स्प्लिट हो गया एंड वो हम लोग बाद में समझेंगे। सो अब उसकी इतना शेयर प्राइस बढ़ी, बट 2001 में कितनों ने इन्वेस्ट किया होगा? बहुत सारे फंड मैनेजर्स बोलते हैं कि हमने 2009-10 में इन्वेस्ट किया है, बट वो उन्होंने क्यों इन्वेस्ट किया? रॉयल एनफील्ड जो आयशर मोटर की सबसे हिट है, जिस वजह से आयशर मोटर्स के शेयर बढ़ रहे हैं, उस वजह से नहीं। उस टाइम आयशर मोटर्स की एक डील होने वाली थी वॉल्वो के साथ, जिसमें वॉल्वो उनको इंजन्स एंड बहुत सारी पार्ट सप्लाई करने वाले थे, जिस वजह से लोगों को लग रहा था, फंड मैनेजर्स को लग रहा था उसका रेवेन्यू बढ़ेगा एंड उस वजह से उन्होंने वहां इन्वेस्ट किया। एंड अगले 2-3 साल में बहुत सारे निकल भी गए, कुछ रहे, वो भी बुलेट के रीजन से नहीं रहे, बिकॉज ये जो बुलेट जो रॉयल एनफील्ड हिट हुई वो कब हुई? 2011 के बाद, जब आयशर मोटर्स के मालिक का बेटा जब बिजनेस में आया तो उसने केवल आयशर मोटर्स वाला पार्ट संभाला, लाइक रॉयल एनफील्ड वाला पार्ट संभाला एंड उन्होंने बहुत सारी राइड्स की। वो खुद बाइक एंथुसियास्ट हैं एंड उन्होंने बहुत सारी राइड्स की एंड जो बाइक चलाने वाले थे, जो राइडर्स थे, उनसे सीखा कि इसमें क्या कमियां हैं। उसके बाद उन्होंने वो इम्प्लीमेंट किया, देन आयशर मोटर्स हिट हुई। यानी कि 2009-10 तक तो किसी को पता भी नहीं था, उनके मालिक को भी नहीं पता था कि आयशर मोटर्स इतना बड़ा हिट हो जाएगा या रॉयल एनफील्ड इतना बड़ा हिट हो जाएगा, क्योंकि 2009-10 में केवल 50,000 बाइक्स बिकी थी रॉयल एनफील्ड की एंड आज 7 लाख 8 लाख इसके आसपास का अमाउंट है। 2005 से 2010 में केवल 25,000 से 50,000 बाइक, केवल ये ग्रोथ हुआ था, जो एक नॉमिनल ग्रोथ है। बट समझ रहे हो आपकी, हमें पता भी नहीं है, बस ये बातें हमको ऐसे फैसिनेट करने के लिए स्टॉक मार्केट में ला रही है रिटेल इन्वेस्टर को। उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई सेट है कि वो फंडामेंटली गुड स्टॉक्स की जगह बहुत छोटे स्टॉक्स में, बहुत खराब कंपनीज में जा रहे हैं। ऐसे ही 2 मिनट में आपको विप्रो की बात बताता हूँ। विप्रो जब .com बबल अपने पीक पे था, तब विप्रो के फाउंडर का नाम कोई जानता है कि विप्रो का फाउंडर कौन है? हाँ, तो उनका एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उनसे पूछा था कि आपका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है क्या कि आपकी शेयर प्राइस इतनी बढ़ रही है? तो उन्होंने बोला था कि मेरा बिजनेस एकदम नॉर्मली चल रहा है, मुझे खुद को नहीं पता कि विप्रो को लोग इतना वैल्यूएशन क्यों दे रहे हैं। उसके बाद भी विप्रो बहुत अच्छा किया है, विप्रो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट उस टाइम तक भी लोगों ने उनका इंटरव्यू देखे हैं, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने शेयर सेल कर दिए थे विप्रो के, कि जब प्रमोटर को ऐसा लग रहा है कि उनकी कंपनी की इतनी वैल्यूएशन नहीं है तो हमको क्यों लगेगा। तो इतना लंबा होल्ड करना, बेसिकली इतना पेशेंस लेवल, उसके बाद आप इतने पेशेंस लेवल के साथ उसको इतने लंबे टाइम तक होल्ड करना, तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग ये नहीं सीखेंगे। अगर कोई इसके लिए आएगा फंडामेंटल एनालिसिस में कि वो 1 साल या 2 साल में एग्जिट होना चाहता है या फिर 1 या 2 साल या 2 साल में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो फंडामेंटल एनालिसिस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि शाश्वत ने बोला कि कैश मार्केट में रिटर्न्स हाई एक्सपेक्ट मत करो, कैश मार्केट में वैसे ही फंडामेंटल एनालिसिस में भी इतनी हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट मत करो। बहुत सारे जो मैं अपने खुद के फ्रेंड्स को देखता हूँ जो आ रहे हैं शेयर मार्केट में, वो ये सोच के आते हैं कि यार 1-2 साल करेंगे और हम लोग अच्छा पैसा कमा लेंगे। तो यार अगर 1 ओवर में ही
चौके छक्के लगा के और लास्ट बॉल पे आउट होने से अच्छा है कि हम लोग लगातार टिक के खेले, हर बॉल पे 1-2 रन बनाए एंड डबल सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी लगाए, तो क्या अच्छा है। जो बॉल दिखेगी उस पर हम लोग चौके छक्के मारेंगे, बट जो हमें सेफ खेलना है हम लोग सेफ खेलेंगे। सो बेसिकली ये हमें थॉट प्रोसेस रखना है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। ये थॉट प्रोसेस मैंने आज इसलिए बताया कि ये जो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे उससे पहले ये थॉट प्रोसेस बहुत ज़रूरी था। बिकॉज लाइक मैंने आज ही मैं एक दोस्त से बात कर रहा था 2-3 दिन पहले, सो मैं उसको एक स्टॉक के बारे में बता ही रहा था एंड उसके बाद एक न्यूज़ आ गई, शायद आज राघव ने अडानी के बारे में दिखाया था सबको, अडानी का एक चार्ट दिखाया था। अडानी एंटरप्राइजेस आज आज गिरा है और बहुत ज़्यादा गिरा है। सो किसी ने ये रीज़न समझने की कोशिश की कि वो गिरा क्यों है। मैं उस स्टॉक का कुछ नहीं बोल रहा, हो सकता है कि वो स्टॉक बहुत अच्छा हो, बट फंडामेंटल्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब कोई कंपनी है जिसका मार्केट कैप 54,000 करोड़ है एंड उसके ऊपर 50,000 करोड़ का डेप्ट है। आप खुद बताओ कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो क्या ऐसा बिजनेस सस्टेन कर सकता है? हाँ, बहुत सारे सस्टेन कर जाएंगे, बट चांसेस कितने कम हैं। सो आजकल रिटेल इन्वेस्टर ऐसे अब अक्षत, आई वुड लाइक टू डिसएग्री विथ यू कि आज जो अडानी एंटरप्राइजेस में जो फॉल आया था उसमें स्टॉक के फंडामेंटल का कोई लेना देना नहीं था। आज सुचिता दलाल के ट्वीट की वजह से आज बहुत पैनिक सेलिंग आई है, बट एट द सेम टाइम वो मार्केट एंड होते तक वो पूरा रिकवर कर गया था। तो मैं बताऊं फंडामेंटल का लेना देना कैसे था 2 मिनट में? यस, बताइए प्लीज। अडानी ग्रुप में किसी भी म्यूचुअल फंड ने, अच्छे म्यूचुअल फंड ने, लाइक आप तू उन लोगों के वो देखना कि किस म्यूचुअल फंड ने और डीआईआईज ने इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत कम, ना के बराबर म्यूचुअल फंड्स तो मैंने देखे भी नहीं है कि उसमें किसने इन्वेस्ट कर दिया। और डीआईआईज भी केवल जो अडानी इंडेक्स में है, निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो वो है इंडेक्स में, उससे डीआईआईज ने उसके थ्रू इन्वेस्ट किया है। सारे एफआईआईज ने इन्वेस्ट किया है एंड वो एफआईआईज कंपनीज को अगर तू सर्च करेगा तो उन एफआईआईज कंपनीज की एक पर्टिकुलर कोई वेबसाइट भी नहीं है। सेकंड थिंग, उन्होंने केवल अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया हुआ है। आज एक कोई भी इन्वेस्टर हो, तू हो या मैं हूं या आप में से कोई भी हो, सो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों को इन्वेस्ट करना होगा तो तू डाइवर्सिफाई करेंगे हम लोग पोर्टफोलियो को। ये बात सब एग्री करते हो कि हम लोग किसी एक ग्रुप में या किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे? यस, वी एग्री। सही है, वी एग्री, अलग सेक्टर में लगाना चाहिए। हर एफआईआई ने, जितने भी एफआईआई 5-6 एफआईआई थे जिन्होंने मेजरली इन्वेस्ट किया हुआ था, उन्होंने केवल अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया हुआ है और कहीं नहीं किया हुआ है। एंड अब लोगों का ये मानना है कि वो शेल कंपनीज है, जो इंडिया का जो ब्लैक मनी है वो वापस डिल्यूट होके वो उस। एंड सेकंड थिंग, जो नया ऑपरेटर एक्टिव हुआ है केतन पर, ये जो तूने बोला था कि हिस्ट्री, अभी शाश्वत ने जैसा बोला था कि हिस्ट्री रिपीट करती है, वापस वही हिस्ट्री रिपीट कर रही है। 2007-8 में अडानी के ऊपर सेम एलिगेशंस लगे थे, सेम ऑपरेटर आया था केतन पारिक। अडानी उस टाइम भी एक आईपीओ लाने वाला था और एक नए सेक्टर में एंट्री करने वाला था। अभी भी शायद अगर किसी ने न्यूज़ पढ़ी हो तो अडानी सीमेंट सेक्टर में एंट्री करने वाला है एंड एक किसी कंपनी का आईपीओ आ भी गया वाल्मीर। या सो सेम ये चीज 2007-8 में हुई थी एंड उस टाइम भी अडानी के स्टॉक्स ऐसे ही गिरे थे बिकॉज फंडामेंटल सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। अभी सेबी ने एफआईआई, जो जिन एफआईआई ने किया हुआ इन्वेस्ट, उनके 45,000 उनके 3 अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, जिससे उस कंपनी में 45,000 करोड़ रुपीस फ्रीज हैं उनके इन्वेस्टमेंट्स के। सो ये बात तो मैं बहुत दिनों से अडानी को ट्रैक कर रहा हूँ। अब भी किसको लगता है कि फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करते हैं? मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हो सकता है अडानी बहुत अच्छी कंपनी हो, आगे मैं गलत हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करते हैं। पीवाई रेशो भी बहुत ज्यादा है शायद। ऑलराइट, सो मेरा एक, आई वुड लाइक टू अगेन डिसएग्री दैट, ठीक है सारे पॉइंट्स मैंने मान लिए कि एफआईआईज फ्रॉड्स हैं, एफआईआईज जो है वो शेल कंपनीज है जिनका इन्वेस्टमेंट है, एंड पूरी अडानी भी फ्रॉड है, लेट्स अज्यूम दैट। सो क्या ये इंफॉर्मेशन आज ही आई है 9:15 को?
एंड क्या ये ये इंफॉर्मेशन रेक्टिफाई हो गई 3:30 बजने से पहले? दैट्स माय क्वेश्चन, क्योंकि 9:15 बजे इट वाज डाउन बाय 11-12% एंड बाय 3:30 PM इट drastically improved. So did fundamentals change in these 6 hours? फंडामेंटल्स That's तो फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए इन 6 आवर्स में। सो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि अभी यार कोई भी स्टॉक का शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल एनालिसिस कुछ नहीं कर सकता है कि आज वो स्टॉक बढ़ गया या वो स्टॉक कम हो गया। फंडामेंटल एनालिसिस ये बिल्कुल नहीं बताएगा कि एक दिन में उस स्टॉक में क्या हो रहा है, बट ऑन ए exactly my लॉन्ग point. टर्म। Exactly my point. That's why I said कि आज का फॉल जरूरी नहीं कि फंडामेंटल वीक होने की वजह से फॉल हुआ है. That's what I was saying. That was my point. हाँ, वो मैं समझ गया। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि वो उसके फंडामेंटल्स थोड़े गलत हैं एंड वो बाजार में आई है वो न्यूज़, उस वजह से आज का फॉल हुआ है। बिकॉज यही तो न्यूज़ मार्केट में आई कि एक ऑपरेटर, सुचिता दलाल ने यही तो ट्वीट किया कि एक पुराना ऑपरेटर वापस आ गया एंड वो पुराने तरीके से ही केतन पारिक ने सेम अडानी ग्रुप में 2007-8 में भी एफआईआई कंपनीज के थ्रू ऑपरेट किया था। सो ये चीज़ वापस हुई है, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ। Okay, correct. Please continue. Sorry Akshat for interrupting. नहीं, इट्स ओके, डिस्कशन है। सो हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर किसी के माइंड में और भी कोई डाउट्स हो तो वो बता सकता है। अब बेसिकली जो मेरा सोचना है वो जैसे जो ईपीएस होता है, ये सब हम लोग बाद में भी बात कर सकते हैं, पर अब इतनी बात हो ही गई है तो ईपीएस और इंडस्ट्री पी जो भी शेयर होता है वो ईपीएस इंटू इंडस्ट्री पी के आसपास होना चाहिए। पर अडानी के अगर हम लोग कोई भी शेयर देखेंगे तो हम लोग ईपीएस इंटू इंडस्ट्री पी कुछ भी करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। So the actual evaluation of its share price is very high as compared to other shares in the market. या एंड सेम वही जो हम लोग देखते हैं कंपनी के ऊपर डेट। आप कोई कंपनी कितना कर्जा ले रही है, अगर उस कंपनी की मार्केट कैप, अडानी ग्रुप की एक कंपनी की मार्केट कैप 54,000 करोड़ है एंड उसके ऊपर 50,000 करोड़ का तो डेट ही है, उसके बाद भी इतनी रैली होने के बाद उसकी मार्केट कैप 54,000 करोड़ हुई है। सो हम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि आजकल मार्केट में दो फैक्टर्स हैं जो बहुत चल रहे हैं। फर्स्ट फोमो एंड सेकंड टीना। दोनों का मतलब मैं बताता हूँ। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लाइक हर इंसान ये चाहता है कि यार मैंने डाले पैसे और कल 10% होगा, और मार्केट में बहुत बार ऐसा हो भी रहा है। लाइक जब से लॉकडाउन वाला कोविड क्रैश आया उसके बाद से बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, बट हमें ये समझना है कि यार ये मार्केट की जो केवल अपसाइड मूव है, ये हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मार्केट केवल ऊपर मूव करे। मार्केट गिरते भी हैं एंड मार्केट एक उसमें भी रहते हैं। लाइक मार्केट कंसोलिडेट भी करते हैं बहुत सारे टाइम एक ही प्राइस पे। सो बेसिकली आज मेरा ये थॉट प्रोसेस बताने का मतलब यही था कि हमें अभी जो हम लोग जब स्टार्टिंग करेंगे, जो बिगनर्स हैं, हमें एक फंडामेंटली गुड कंपनीज पे ज़्यादा ध्यान देना है इंस्टीड ऑफ लाइक बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक है। तो भाई तू पहले नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक है, तूने एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट किया नहीं, तू अभी वाले एचडीएफसी बैंक को छोड़ रहा है नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक ढूंढने के चक्कर में। हमें पता नहीं वो है या नहीं है। ऑब्वियसली अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे वो सब देखेंगे, वो बात की बात है, बट अकॉर्डिंग टू मी हमें स्टार्ट थोड़ा बड़ी कंपनीज के साथ करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, हम लोग जब आते हैं फर्स्ट दिन ही अगर हमारा पैसा कम हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है, फर्स्ट मंथ ही कम हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है, हम लोग मार्केट से सिंपली एग्जिट कर जाते हैं। इसलिए किसी को अभी तक मैंने कुछ बोला उसमें कुछ डाउट है कि कुछ बोलना या कुछ एडअप करना चाहता है कोई? उसके बाद हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर जाएंगे। प्लीज कंटिन्यू अक्षत। या ओके, सो अब फंडामेंटल एनालिसिस को हम लोग अगर देखें तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। सबको समझ ये आ गया कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, कि बेसिकली किसी भी कंपनी को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उसके मैनेजमेंट और उसकी बैलेंस शीट और ये सब देख के हम लोग एनालिसिस करते हैं। ये हम लोग आगे सीखेंगे आज के सेशंस में। सो अब कोई मुझे बता सकता है कि वो दो वेज क्या होते हैं इससे हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं? दो एकदम बेसिक वेज हैं। किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देख के, हाँ वो एक तरीका है। उसका मैनेजमेंट देखना कि उसका मैनेजमेंट कैसा है। हाँ
कॉर्पोरेट एक्शन या कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस का यूज केस, फ्यूचर यूज केस। ये एकदम जो यश ने बताया एकदम बेसिक तरीका बताया, बहुत सही थॉट प्रोसेस है कि हमें कंजम्पशन स्टोरी देखनी है कंपनी की, आगे क्या कैसे कंपनी जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो आगे लोग कंज्यूम करेंगे या नहीं करेंगे। सो ये बहुत अच्छा तरीका है। एंड और कोई? ओके सो मैं पहले रिवॉल्यूशन या रिवॉल्यूशन आने वाला हो अगले 10-15 साल में, तो उसके हिसाब से हम कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना शायद हो सकता है। हाँ, ये एकदम सही थॉट प्रोसेस है। सो मैं यश की बात को आगे ले जाता। क्या कार्तिक? टर्नओवर कंपनी। हाँ, टर्नओवर। सो मैं यश की बात को आगे ले जाता हूँ। तो कोई मुझे ऐसे अब 5 सेक्टर्स या कितने भी सेक्टर्स बता सकता है जो आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? नॉर्मल कोई शेयर मार्केट से लेना देना नहीं है, किसी को लगता है सीमेंट सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पावर सेक्टर, पावर सेक्टर, हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट सेक्टर्स। हाँ। सो PSU बैंक्स, फार्मेसी सेक्टर। हाँ। सो बेसिकली अब लोग बोलते हैं कि हम लोग कैसे करें। ये हम लोगों ने अभी क्या किया, अब स्टॉक चूज करना बाद की बात हो गई। हमने ये सेक्टर्स देख लिए कि ये आगे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली ये चीजें फंडामेंटल एनालिसिस केवल बैलेंस शीट पढ़ना और ये सब नहीं है, ये चीजें भी फंडामेंटल एनालिसिस है कि हम लोगों ने ये अभी जो किया वो फंडामेंटल एनालिसिस ही है। सो जो मैंने पूछा था कि फंडामेंटल एनालिसिस के 2 कौन से वेज हैं, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब यहाँ से हम लोग डिस्कशन को 2 तरीके से ले जा सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कैसे ले जाना चाहते हैं। बट उससे पहले मुझे अब बताओ कि अब और किसको लगता है कि फंडामेंटल एनालिसिस बहुत हार्ड है, कि हम लोग कर नहीं सकते हैं, वो प्लीज हैंड रेज कर दो। हो सकता है अभी भी बहुत सारे लोगों को लगे कि फंडामेंटल एनालिसिस बहुत हार्ड है। ओके, सो आई गेस सबका ये थॉट प्रोसेस तो हो गया कि हाँ हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं किस पता क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हम लोग यहाँ से डिस्कशन को 2 तरीके से ले जा सकते हैं। फर्स्ट तरीका कि मैं अगले सेशन से प्रॉपर ये डिस्कस कर दूं, मैं पूछूं लोगों से क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है, जिनको आता है वो आंसर दें एंड ऐसे चलता रहे। सेकंड तरीका, मैं आज आप लोगों को बोलूं कि आप इनके बारे में थोड़ी थोड़ी रिसर्च करके आओ एंड उसके बाद हम लोग अगले सेशन में इसके बारे में हम सब डिस्कस करें, किसी एक पर्सन पे कोई स्पॉटलाइट नहीं रहे एंड हम सब इसके बारे में डिस्कस करें एंड जो हमारे डाउट्स हैं वो सीखें और जो हमने नई चीज़ें सीखी है वो बाकी लोगों को पता चले। सो जो फर्स्ट तरीका चाहता है कि नेक्स्ट सेशन से मैं बताऊं लोगों को कि ये होता है एंड जिनको आता है वो बता दें, वो हैंड रेस करें। जो फर्स्ट तरीका चाहता है कि नेक्स्ट सेशन से जैसे फर्स्ट वे से होना चाहिए। एंड जो सेकंड वे से चाहता है कि सब थोड़ा थोड़ा रिसर्च करके आए एंड उसके बाद हम लोग साथ करें, वो हैंड रेस कर दो। ओके, सो आई गेस बहुत सारे लोग सेकंड तरीका चाहते हैं एंड हाँ ये बेस्ट तरीका है डिस्कशन करने का कि हम लोग सब डिस्कस करें, सब रिसर्च करके आए एंड उसके बाद हम लोग एक एक जना नहीं, सब अपने डिस्कशन में अपने व्यूज दें। सो नेक्स्ट सेशन से हम लोग सेकंड तरीके से ही करेंगे एंड एक और है फंडामेंटल एनालिसिस के इनिशियल मैं लेने वाला एंड उसमें हम लोग लास्ट 10 to 15 मिनट्स ऐसे लोगों के लिए रखेंगे जो फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं जिनको आता है, और लोग जो बिगनर हैं वो लास्ट 10 to 15 मिनट्स हमारा डिस्कशन सुन सकते हैं या फिर लीव कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो 10 to 15 मिनट्स उनके लिए रखने चाहिए जिनको आता है एंड वो
पर्टिकुलर शेयर्स लाएं एंड हम लोग उन पर डिस्कस करें। सो ये हम अगले सेशन से हम लोग ऐसे आगे प्रोसीड करने वाले हैं। शुरू में हम लोग सब डिस्कशन करेंगे, सारा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद लास्ट के 10 to 15 मिनट्स जिन जिन लोगों को जो लोग कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस उनको डिनोट होंगे, हम लोग शेयर्स के एनालिसिस करेंगे और उनके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो अभी तक किसी को कोई भी डाउट हो या कुछ भी बात पूछनी हो सो प्लीज़ वो पूछ सकता है या अपने व्यूज़ दे सकता है। एंड कहीं पे मैं गलत था तो वो प्लीज़ वो भी बता सकता है। ओके सो हाँ हेलो, हाँ, कैन यू रिपीट द 2 तरीका जो तूने बोला था? मैं एक्चुअली बीच में नेट का इशू हो गया था, इसलिए सुन नहीं पाया। ओके सो फर्स्ट तरीका तो लाइक जैसे चल रहा है कि पूछें हम लोग कि जिन जिन लोगों को आता है वो बता दे। जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस मैं पूछूं कि किनको आता है एंड वो बता दे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसको आता है। एंड सेकंड तरीका वो समझा मुझे। एक मिनट हाँ एक मिनट, तू बोल रहा था ना कि कौन सा पहले करना बोल के, तो उसके लिए हैंड रेज किया था लोगों ने, सबने। वो इसके लिए ही किया था। अच्छा, क्वालिटेटिव के लिए या क्वांटिटेटिव के लिए? नहीं एक्चुअली उसके लिए कि Samruddh will explain you after the session. अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट। ओके सो अभी इसमें किसको भी कोई डाउट हो या कुछ व्यूज़ देने हो तो वो दे सकता है। बाकी आज का यही हो गया। बेसिकली मेरा आज का मोटिव फंडामेंटल एनालिसिस से ज़्यादा थॉट प्रोसेस बिल्ड करना था कि शेयर मार्केट में इजी मनी के पीछे मत भागो या फिर ऐसा मत सोचो कि यार बहुत जल्दी पैसा बन जाएगा, या ऐसे पोस्ट देख के कि यार इसमें इतना इन्वेस्ट किया होता तो भाई किसने किया इन्वेस्ट, एक जना बता दो जिसने 1980 से अभी तक विप्रो में इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई नहीं है। सो पैसा लॉन्ग टर्म से बनेगा बट उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत लोगों को लगता है कि बोरिंग है। सो फंडामेंटल एनालिसिस बोरिंग नहीं है, इन्वेस्टिंग बोरिंग है। एंड इन्वेस्टिंग को आप जितना बोरिंग बनाओगे उतना अच्छा होगा। फंडामेंटल एनालिसिस आप एक बार करने लगोगे आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एंड इन्वेस्टिंग को आप जितनी बोरिंग बनाओगे उतने आपको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। मैं तो ये भी नहीं देखता कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है, बिकॉज यार कोई भी कंपनी मार्केट के ऊपर जाने से अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाती और मार्केट के नीचे जाने से अपना प्रोडक्शन कम नहीं करती है। वो कंपनी कंपनी के हिसाब से ही चलेगी। एंड मार्केट जितना नीचे जाएगा ना उतना ही जल्दी ऊपर आएगा। ये आधे लोग तो ये देखने में, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग में हमें रोज ये देखना पड़ता है, बट इन्वेस्टिंग में ये मत देखो कि मार्केट ऊपर गया या नीचे गया। आप उतना ही टाइम अपने आइडियाज बिल्ड करने में लगाओ या अपना फंडामेंटल एनालिसिस करने में लगाओ, वो ज्यादा अच्छा होगा। सो मेरे साइड से खत्म है। अगर किसको कोई डाउट है या कुछ भी हो तो वो पूछ सकता है। All right, it looks like there are no more doubts. तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ दैट हम यहाँ से कैसे आगे मूव करेंगे। अक्षत ने पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया एंड अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। एंड अक्षत प्लीज करेक्ट मी इफ आई गॉट इट रॉन्ग। ऑलराइट, सो हम लोग सारे हम 3 to 4 क्लासेस 3 to 4 सेशंस पर वीक रखेंगे if everybody is okay with that, क्योंकि यार अभी समर हॉलीडेज चल रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि जितना ज्यादा कवर कर पाए उतना कवर कर लें इस मंथ में। ऑलराइट, सो एंड हम टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस दोनों पैरेलली स्टार्ट करेंगे। सो लाइक जिसको जिसमें भी इंटरेस्ट है वो उस सेशन को अटेंड कर सकता है। So, and if you're interested in both of them, then you can attend both. We won't clash the timings and the dates. So, and one thing कि जैसे अक्षत ने बोला that in the fundamental analysis as well as in the technical analysis में भी हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। In the first half, we will be clearing out the concepts. We will tell you that how we do the analysis. अक्षत भी बताएगा अपने points कि वो कैसे fundamental analysis करता है, वो आपको पूरा दिखाएगा, concepts explain करेंगे and मैं भी करूँगा, हमारी पूरी टीम करेगी। एंड देन लास्ट के जो 10-15 मिनट्स रहेंगे हम उसको लाइव मार्केट तो नहीं बोलना चाहिए बट या मतलब हम स्टॉक आइडियाज डिस्कस करने के लिए रखेंगे। एंड अगर वो टाइम अगर अपने को कम पड़ जाता है तो हम उसके लिए अलग से और सेशंस रख लेंगे जहाँ पे हम सिर्फ स्टॉक के आइडियाज डिस्कस करेंगे।
कि टेक्निकली कौन से स्टॉक्स आगे आने वाले टाइम पे अच्छा कर रहे हैं, हम जिस पे ट्रेड ले सकते हैं, या फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो फंडामेंटली कौन से स्टॉक अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं, वो सब फाइंड आउट करने के लिए हम वैसे टाइप के वर्कशॉप्स रख लेंगे और सेशंस कंडक्ट करवा लेंगे। ठीक है, सो आश्रय और तुमने हैंड रेज किया, कुछ बोला कि ये सब एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हम कोई टिप या कुछ नहीं दे रहे हैं कि आप ट्रेड लो। हम यहाँ सिर्फ ये हमारे एम ये है कि सब इंडिपेंडेंट बने। अक्षत का भी एम यही था, उसने बोला कि हम किसी टिप्स पे किसी पोस्ट पे डिपेंड ना रहे, हम बस हम इंडिपेंडेंटली अपना एनालिसिस खुद कर पाए, दैट्स आवर एम। सो वी वोंट बी शेयरिंग कि आप ये स्टॉक खरीद लो 200 पे, ये स्टॉक बेच दो, वी वोंट बी डूइंग दैट, दैट्स नॉट आवर एम। Yeah, of course we will be sharing our analysis and our thought process behind the analysis, and we will be sharing how we do the analysis, and that's where we will limit ourselves. हम आपको टिप्स नहीं देंगे, so प्लीज आप कभी मैसेज मत करना कि ये स्टॉक खरीद लूं क्या मैं 200 रुपए में, ऐसे करके we won't entertain that. All right, क्योंकि बहुत सारे there are more qualified people sitting out there जो आपको इनके बारे में टिप्स दे सकते हैं, फिर आपकी मर्जी आप उनके टिप्स फॉलो करना चाहते हो कि नहीं। वी आर नॉट क्वालिफाइड, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो प्लीज हम कोई टिप देंगे नहीं, और अगर हम कभी दे भी देते तो आप प्लीज उसको इग्नोर कर देना, बट हम देंगे ही नहीं कभी। एंड अगर आपको चाहिए तो बाहर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो देते हैं, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, सो आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। So alright, so we will end today's session. And यार एक और चीज मुझे पूछनी थी, एक और पोल एक्चुअली मुझे लेना था, बट एक्चुअली मुझे एक और बात करनी है तो वो कर दो, उसके बाद मुझे कुछ बोलना है। ओके, सो मुझे एक्चुअली पोल लेना था कि यार 5 PM का टाइम ठीक रहेगा क्या सारे सेशंस के लिए, क्योंकि मैं हर सेशन के बाद नहीं चाहता कि डे और टाइम चेंज करते रहूं, एक कांस्टेंट टाइम हम रखेंगे जिसमें मैक्सिमम लोग फ्री होते हैं। सो मैं एक्चुअली सोचा था वही एक पोल ले लेता आज की मीटिंग में, बट सिंस only 24 people have joined, so I think वो हमें postpone करना पड़ेगा, हम बाद में कभी ले लेंगे, but next session के लिए is 5 PM fine with everyone? If it's not fine with someone, you can just raise your hand and speak. FA के लिए नहीं। Yeah, FA, all right. So okay, so अभी बहुत कम participants हैं, तो हम actually time फिर अपन बाद में decide कर लेंगे। एक बात मुझे बोलनी है, नेक्स्ट सेशन में जैसा कि मैंने बोला कि नेक्स्ट सेशन में आप सब लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में थोड़ी रिसर्च करके आना, देन हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये था कि उसके बाद हर सेशन में हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक्स दे देंगे, एंड उसके आगे सब रिसर्च करेंगे और सब साथ में कंट्रीब्यूट करेंगे तो अच्छा लगेगा यार। कोई एक पर्सन के ऊपर स्पॉटलाइट रहे तो वो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, एंड आई थिंक सब एग्री करते हैं इस बारे से। Of course. These are meant to be discussion, not to be traditional classes. So आप contribute कीजिए, आपको जितना भी आता है आप contribute करना, अब आप start कर सकते हैं। Alright, so if anyone else does not have anything to speak or any doubts, then we can just start leaving the meeting. Okay, sorry, I forgot. Can you please switch on your cameras? I want to capture a screenshot. Actually, काफी कम लोग बचे हैं, but still जितने भी लोग हैं प्लीज यार कैमरा अगर ऑन है तो अच्छा लगेगा मुझे। एंड रियली सॉरी यार, आज का सेशन सिर्फ 1 ही घंटे रखने का प्लान था, बट एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस इतना वास्ट टॉपिक है कि हम जस्ट एक्सप्लेन करते चले गए एंड हमें टाइम का उतना ध्यान रहा नहीं, सो रियली सॉरी। हम एस्टिमेटेड टाइम से थोड़ा सा आगे चले गए हैं, almost 1 hour आगे चले गए, but really sorry for that. But I hope you enjoyed today's session. All right, so I'll just take the screenshot and we'll just start leaving the meeting slowly. All right, I have taken the screenshot. You can slowly start leaving the meeting. Thank you so much for joining in, and
And the next dates and the timings and the topics of the discussion sessions will be duly shared in the WhatsApp group. All right. Thank you very much.